हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 50 दिन में 50 मैराथन चल रहा है और इसमें आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा गौड़ जनजाति मतलब जनजाति में। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम पूरे जनजाति को कंप्लीट कर लेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वह गौड़ जनजाति। तो कहा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने सेकेंड नंबर पे गौड़ जनजाति है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति इसी को माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति की है। और गौड़ जनजाति के जो कॉलोनी होते हैं उन्हें टोला कहा जाता है। जो गौड़ जनजाति के कॉलोनी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। ये भी आप लिख लें, गौड़ जनजाति के कॉलोनी को टोला कहा जाता है। और कहा जाता है गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है तेलुगु शब्द के कोण से हुआ है। किससे हुआ है इसकी उत्पत्ति? गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुआ है। तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुआ है। कौन से शब्द? कोण शब्द से हुआ। कोण का अर्थ क्या होता है? तो कहा जाता है कोण का अर्थ होगा पहाड़। कोण का अर्थ क्या होता है? पहाड़। ये भी आप याद रखें, पहाड़। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो गौड़ जनजाति के लोग पहाड़ के आसपास रहने वाले लोग हैं। या तो हम ये भी बोल सकते हैं गौड़ जनजाति के लोग नर्मदा के दोनों तरफ निवास करते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। तो ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि गौड़ जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। अधिकतर लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर भौगोलिक वितरण देखें इसके तो हम देख सकते हैं नर्मदा घाटी के भौगोलिक वितरण में हम थोड़ा सा समझते हैं मैप में। तो ये मैप है, मैप आप बनाना बिल्कुल भी सीख ही जाए भाई, है ना। बिना मैप का कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है। तो थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश भी आप करें तो मैप बनेगा, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है जहां पर गौड़ जनजाति निवास करते हैं। तो ये वाली जगह आप विशेष रूप से याद रखना, यहाँ पर गौड़ जनजाति सबसे ज्यादा निवास करते हैं। या तो हम बोल दें इस वाली जगह में मंडला बालाघाट, तो इधर लिख लेना बालाघाट, यहाँ आ जाएगा मंडला, यहाँ लिख लेना डिंडोरी, और यहाँ लिख लेना जबलपुर, और यहाँ पर लिख लेना आप बैतूल, छिंदवाड़ा। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे या पूरे जिले आ जाएंगे। छिंदवाड़ा भी आ जाएगा। शहडोल भी ना भूलें आप, शहडोल भी लिख लें, शहडोल भी, ठीक है। तो ये याद रखना। मैप के आधार पर अगर देखा जाए तो मैप के आधार पर मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति के लोग मैप में कुछ इस तरीके, मतलब मध्य प्रदेश के ये एरिया में गौड़ जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं। या तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति के लोग हैं, मगर सबसे ज्यादा यहीं पर मध्य प्रदेश के गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं। याद रहेगा, गौड़ जनजाति के लोग की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ पहाड़ होता है। और कहीं ना कहीं गौड़ जनजाति के लोग जो हैं वो गौड़ जनजाति के लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा ही रहते हैं या सबसे ज्यादा निवास करते हैं, और इनकी कॉलोनी को टोला कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। मध्य प्रदेश में 16 जिले में सबसे ज्यादा अधिक निवास करने वाले जनजाति वो यही जनजाति है, गौड़ जनजाति, ठीक है, याद रहेगा। सागर भी आप लिखना ना भूलें, तो सागर भी आप लिख लेना। चलो आगे बढ़ें। अगर उप जनजाति की बात आ जाए तो उप जनजाति कुछ व्यवसाय के आधार पर हैं और निवास स्थान के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर अगरिया प्रधान या प्रधान, और ओझा, और कोयला मुतीस करके है, और एक सोलहार करके भी है। तो यहां पे लिख लेना सोलहार, सोलहास या सोलहार, ठीक है, ये लिख लेना। अगरिया जो लोग होते हैं, अगरिया लोहे का काम करने वाले लोग। अगरिया किसे कहा जाता है? जो उप जनजाति पढ़ रहे हैं, गौड़ जनजाति की उप जनजाति में हम देख रहे हैं अगरिया। सबसे पहले
अगरिया जनजाति, अगरिया जो लोग हैं, अगरिया जो लोग हैं लोहे का काम करने वाले लोग होते हैं। प्रधान या प्रधान जो है मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। प्रधान या प्रधान जो है मंदिरों में पूजा करने वाले लोग रहते हैं या होते हैं। ओझा किसे कहा जाता है? ओझा तो पंडिताई या तांत्रिक विद्या करने वाले लोग होते हैं। और कोयला मुतीस नाचने वाले लोगों को कोयला मुतीस कहा जाता है। जो लोग नाचते गाते हैं उन्हें कोयला मुतीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में 16 हाथ जो है बढ़ईगिरी का काम करते, टुकना वगैरह बनाते हैं, बढ़ईगिरी का काम 16 हाथ वाले लोग करते हैं। विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और आ जाएं तो हम निवास के स्थान पर राजगोड़ जो होते हैं, राजगोड़ धनवान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास में संपत्ति या पैसा ज्यादा होता है वो लोग होते हैं। और जिनके पास संपत्ति पैसा कम होता है वो धुर्रगौड़ कहलाते हैं। तो निवास के स्थान पर 2 राजगौड़ और धुर्रगौड़, व्यवसाय के आधार पर 3-4 हैं। एक को 16 हाथ, अगरिया, प्रधान या प्रधान, ओझा और कोयला मुतीस के नाम से जानते हैं। उप जनजातियां जो है, उपजातियां जो है वो अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ऐसे आप याद रखें। ठीक है, और जो इनके प्रमुख जो देवता हैं, जो प्रमुख देवता हैं वो प्रमुख देवता को हम देखें तो सबसे पहले प्रमुख देवता में बड़ा देव और 16 हस्कर का नाम आता है। तो बड़ा देव आप जरूर लिखें, बड़ा देव। तो प्रमुख देवता जो इनके कौन हैं? बड़ा देव हैं। ठीक है, विवाह में आएगा दूध लौटावा। विवाह में आप क्या लिखना? दूध लौटावा। ठीक है, और दूध लौटावा जो विवाह है मामा और बुआ के लोगों में आपस में शादी हो जाता है, उसे दूध लौटावा कहा जाता। पलायन विवाह जो है और एक चढ़ विवाह है। देखो, एक है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह का मतलब ये है, चढ़ विवाह को आप गलत ना समझें। चढ़ विवाह का मतलब ये है कि लड़का घोड़े में चढ़ के लड़की से शादी करने के लिए गया और वहां से घोड़े में लड़की को बैठाला और वहां से बैठ के ये अपने घर को आ गए। ठीक है, चढ़ विवाह ये होता है, ध्यान रखना भैया, है ना। और इसके बाद में जो इनके आगे बढ़े नृत्य है, तो नृत्य सबसे ज्यादा वो फेमस है नृत्य, अपन बोल सकते हैं क्या? कर्मा और गेड़ी। कर्मा गेड़ी। ठीक है, कर्मा और गेड़ी। तो देखो, गेड़ी को मैं समझा देता हूं। कर्मा तो आप जानते हैं, बहुत सारे कर्मा गीत हैं ऐसे, तो कर्मा तो आप जानते हैं। गेड़ी जो होता है एक तरह से हम बोलते हैं बड़े बड़े बांस के जो लकड़ी होते हैं, बड़े बड़े बांस के लकड़ी में बीच में ऐसे कुछ फंसा लिया जाता है। जैसे ये लकड़ी है, बीच में ऐसे फंसा लिया गया और बीच में फंसा के यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करेगा? 2 लकड़ी को ऐसे रख लिया डंडे में और दोनों जगह में ये अपने पैर को फंसा के उस लकड़ी के सहारे ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। कुछ अलग ही इंजॉयमेंट है इसमें। आप भी एक बार कोशिश करना, देख के आपको क्या मजे आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, है ना। गेड़ी, कर्मा। ठीक है, अन्य में हम लिख सकते हैं, कुछ विशेषताएं तो नहीं है इसके अन्य में, अगर मगर तो भी हम देखें तो इसके अन्य में कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो लिख लो इसे आप। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। आप लिखते चलना और देखते भी चलना। और इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं, जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो 2019 में गौड़ी भाषा को मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ये भी लिख लेना आप। ठीक है, और इनका जो एक प्रसिद्ध जो है गुदना बोलते हैं, गुदना। शरीर में क्या करते हैं ये ब्लैक कलर के जो टैटू होता है, टैटू परमानेंट टैटू जो होता है वो गुदवाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो छपवाना ज्यादा पसंद करते हैं, याद रखना। ठीक है, यहां तक आपको गौड़ जनजाति समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझने के प्रयास करते हैं। एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर ले। गौड़ जनजाति जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। इनके जो कॉलोनी होते हैं टोला कहा जाता है। उत्पत्ति तेलुगु भाषा कोण से हुआ, कोण का मतलब पहाड़ होता है। उप जनजाति जो है वो उप जनजाति व्यवसाय के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर भी कुछ इस प्रकार है।
है ना। शरीर की विशेषताएं अगर देखा जाए तो इनके कहा जाता है शरीर की विशेषताएं हैं, बड़े ये सिर होते हैं, मतलब बताया जाता है कि ऐसी इनकी विशेषताएं, बड़े सिर होते हैं, है ना, तो बड़े बड़े पैर होते हैं, ये बताया गया शरीर की विशेषताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया चीजें। तो आगे अपन देखते हैं और भी चीजों को समझने की प्रयास करते। कोल जनजाति आ जाएं आप। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति, लिख लो आप, कोल जनजाति। कोल जनजाति में आप लिखना मध्य प्रदेश के कैमूर, विंध्य कैमूर पर्वत के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश के कौन से? विंध्य कैमूर, विंध्य कैमूर वाले साइड के ये निवासी हैं, ये याद रखें। उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये अपने आप को मानते हैं सबरी के, मानते हैं ना, इनका संबंध सबरी से है। इनका संबंध किससे है? सबरी से है, ये माना जाता है। चलो आगे बढ़ो और आगे चीजों को समझते हैं। भौगोलिक वितरण देखें तो ये जो मैं मैप बना रहा हूं, मैप को आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि मैप से ही चीजें समझ में आएंगी, बिना मैप की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैप को आप विशेष रूप से याद रखें। तो चलो चीजों को समझो फिर से आप, है ना, बस इतना ही बनाने की जरूरत है। तो देखो अब किन किन जिलों में ये निवास करते हैं, तो पहले तो लिखना सतना, ये भी लिख लेना सतना। इसके बाद में आप डालो रीवा सीधी शहडोल, रीवा सीधी शहडोल, शहडोल, रीवा सीधी शहडोल। और आप लिख लीजिए आप जबलपुर, जबलपुर भी आप डाल लीजिए जबलपुर। ठीक है, तो मुख्यतः कुछ इस जिले में निवास करते हैं, इन जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, उपजातियां लिख लेना आप, रोहिया, रोतेला, है ना, उपजातियां लिखो आप इसके, उपजातियां, तो आप लिखो रोहिया, रोतेला। ठीक है, उपजातियां हो गई। और आगे बढ़े अपन, विवाह जो है, इनकी जो विवाह पद्धति है, विवाह पद्धति को आप लिखने की कोशिश करो। विवाह पद्धति को आप लिख लो, किस तरीके की ये लोग विवाह कराते हैं। तो हिंदू जो है, हिंदू प्रथा के अनुसार इनकी विवाह है। और एक है विधवा विवाह भी आप रख लेना दिमाग में, है ना, एक विधवा विवाह भी है इनमें प्रचलित। और हिंदू जो है, हिंदू प्रथा के अनुसार भी इनकी विवाह होती है। जो आप आम लोग जो हिंदू हैं वो लोग विवाह पद्धति अपनाते हैं, वही विवाह पद्धति के अनुसार भी इनकी विवाह होती है। ठीक है, प्रमुख देवता ठाकुर देव और सूर्य देव को माना जाता है। तो देवता में लिख लेना आप, प्रमुख देवता में ठाकुर देव है एक, ठाकुर देव पहला याद रखना, है ना। सूर्य देव भी मानते हैं ये, सूर्य देव भी लिख लेना आप, सूर्य देव करके भी लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद में आप आगे बढ़ें तो इनमें अपन चलते हैं। प्रमुख नृत्य जो है घमसान करके नृत्य है, नृत्य जो है घमसान, घमसान लिख लेना आप, प्रमुख नृत्य घमसान। ठीक है, अब घमसान को आपने लिखा, इसके बाद में आप दहका भी लिख लेना, कोल दहका, कोल दहका, कोल दहका। ठीक है, ये भी लिख लेना। चलो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश जो कोल जनजाति या कोल जनजाति के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति है। शुरू से लेके अभी तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पढ़ा रहा हूं ये, है ना, ध्यान रखना। तो थर्ड मतलब तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े। पंचायत को, इनकी जो पंचायत है उस पंचायत को हम क्या बोलते हैं? गोहिका कहा जाता है। इनकी पंचायत, कोल जनजाति की पंचायत को पंचायत को गोहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत को गोहिका, पंचायत को गोहिका कहा जाता है। ठीक है, और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता है। पंचायत के जो मुखिया होते हैं, मुखिया को क्या कहा जाता है? गोहिका, गोहिका बोल दो आप, या तो आप इसे लिख सकते हो गोहिका, या तो लिखो आप मुकद्दम,
मुकद्दम। ठीक है, ये कहा जाता है। समझ में आ गया ये चीजें, एक बार देख लो तो चीजें याद हो जाएं आपको। चलो आगे बढ़ें। बैगा जनजाति हेडिंग डाल लो आप। बैगा जनजाति डाल लो भैया, बैगा जनजाति। चलो, बैगा जो है, बैगा जनजाति के जो लोग हैं, भौगोलिक वितरण देखते हैं कहाँ कहाँ ये लोग निवास करते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक वितरण में आप मैप बना लो पहले, है ना। मध्य प्रदेश की उमरिया, यहाँ पर है उमरिया, उमरिया में निवास करते हैं ये लोग। और मध्य प्रदेश की सीधी शहडोल में निवास करते हैं, तो एक सीधी भी लिख लेना आप। दूसरा शहडोल भी लिख लो आप, शहडोल, ठीक है। और तीसरा आप लिखो डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। तो शहडोल ये हो गया, मंडला, बालाघाट, ठीक है, डिंडौरी, ये ठीक है। तो इस जिलों में ये निवास करते हैं। तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। और उपजाति जो है नरोतिया, भरोतिया, उपजनजाति, उपजातियां लिख लेना आप, उपजातियां, उपजातियां नरोतिया, भरोतिया लिखो आप, नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, भरोतिया जरूर लिख लेना। विवाह लमसेना, विवाह लिखो आप, विवाह लमसेना, लमसेना, ठीक है। और आप नृत्य लिख लो, परधोनी, नृत्य लिखना इसके, परधोनी, ठीक है। नृत्य क्या लिखा आपने, परधोनी, ठीक है। कृषि को इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे दहिया या बेवर कहते हैं। इनके द्वारा जो कृषि होती है, बैगा जनजाति के द्वारा जो कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है, दाहिया या बेवर कहा जाता है, बेवर, ठीक है। इनके द्वारा कृषि को क्या कहा, दाहिया या बेवर कहा जाता है। विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और एक बुक है द बुक करके है, द बैगा बुक है ना, द बुक, द बैगा बुक है ना, द बैगा, द बैगा बुक है एक। इस बुक के लेखक कौन है, तो बैरियर एल्विन करके है, बैरियर, बैरियर एल्विन करके है। ये नाम याद रखना, ये शायद पेपर में आ जाए तो इसे आप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यहां तक आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। भारिया लिखे आप, भारिया, भारिया जनजाति मतलब ये जो लोग हैं भार ज्यादा ढोते हैं, मतलब समझ लो आप भार ढोने वाले लोग, भार ढोने वाले लोग, ठीक है, याद रहेगा। इनके घरों को दाना कहा जाता है। जो इनके घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दाना कहा जाता है। ये भी आप याद जरूर रखना। इनके द्वारा जो जो घर होते हैं इनके, उन्हें दाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखें आप। और ये जो सबसे ज़्यादा जो भरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ये जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करते हैं, छिंदवाड़ा और जबलपुर। तो मध्य प्रदेश जो है, एक छोटा सा मैप फिर से बनाएं आप, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा जिला है वो यहाँ पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर जिला यहाँ पर है, छिंदवाड़ा यहाँ पर है, जबलपुर यहाँ पर है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, और पतालकोट आपने नाम सुना होगा, आज भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। ये भी आज भी नग्न अवस्था में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या चलाते हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। पतालकोट जगह का नाम रखना, ये छिंदवाड़ा में एक पतालकोट है, पतालकोट, ठीक है। जो छिंदवाड़ा के होंगे उन्हें जरूर पता होगा यहाँ के बारे में अच्छे से, ठीक है। जितने लोग छिंदवाड़ा के अगर देख रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ भारिया जनजाति एक जनजाति भी है, ठीक है। उपजातियां लिखना, भूमिया, भुईहारा। उप जनजातियां आप लिखना, भूमिया, भुईहारा। उन उपजातियां, उपजातियां, ठीक है, उपजातियां आप लिख लो, भूमिया, भुईहारा, भूमिया, ठीक है,
और एक उपजातीय लिखो आप भुईहारा। क्या लिखना? भुईहारा, भुईहारा ये है ना, ठीक है, याद रहेगा। चलो आ जाओ, नृत्य लिख लो आप, नृत्य लिखो आप। लहंगी करके एक नृत्य है, नृत्य इनमें फेमस है, लहंगी करके है ना, लहंगी नृत्य बड़ा फेमस है इनमें, लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य याद रहेगा आपको, लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य फेमस है इनमें, है ना, ठीक है। रागनी नृत्य भी एक है, रागनी नृत्य, रागनी नृत्य भी इनमें बड़ा फेमस है, रागनी नृत्य को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। रागनी नृत्य भी इनमें फेमस है। चलो आगे बढ़ें। लमसेना और दूध लौटावा विवाह पद्धति आप आ जाओ, लमसेना विवाह में आ जाओ आप, विवाह, विवाह में आप लिखो आप, एक तो लिखना लमसेना, क्या लिखना है अपने को? लमसेना, लमसेना, ठीक है। और दूसरा लिखो आप दूध लौटावा, दूध लौटावा, दूध लौटावा, ठीक है, याद रहेगा, दूध लौटावा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। सहरिया जनजाति भी लिख लो आप, सहरिया करके एक जनजाति है, सहरिया जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति, तो यहां लिख लें आप सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति यही है, सहरिया जनजाति, याद रहेगा, मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति यही। फारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है, फारसी भाषा में, कौन सी भाषा? फारसी भाषा में शहर का अर्थ, शहर का अर्थ जंगल होता है, शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, शहर का अर्थ जंगल, जंगल होता है, फारसी भाषा में शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, याद रखें आप इसे। चलो आ जाओ इस साइड आप, ग्वालियर शिवपुरी वाले जो क्षेत्र है, ग्वालियर और शिवपुरी, यही बता देता हूं आपको, ये है शिवपुरी और ये है ग्वालियर, ये वाले क्षेत्र में ये सहरिया जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। ग्वालियर और शिवपुरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। जो इनका विवाह पद्धति है, विवाह जो है, इनका विवाह जो है वो हिंदू प्रथा के अनुसार है, इनका जो विवाह है हिंदू प्रथा के अनुसार इनका विवाह पद्धति अपनाया गया है। और आप इसमें लिख लेना, देवता जो है सीता माता को माना जाता, भैरव देव को, जो इनका देवता है वो सीता माता, सीता माता, और एक और है भैरव देव, भैरव देव इन्हें माना जाता है, याद रहेगा, भैरव देव और सीता माता को ये लोग देवता मानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। कहा जाता है ये जो जनजाति सहरिया जनजाति सबसे कुपोषित जनजाति, मतलब आज भी ये लोगों को उतना अन्न नहीं मिल पा रहा या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा जिसके कारण ये लोग अपनी शरीर की विकसित कर सकें ये लोग, है ना, तो कुपोषित जनजाति कह सकते हैं। और सहराना कहा जाता है, इनका जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी को क्या कहा जाता है? सहराना, कॉलोनी को, इनके कॉलोनी को सहराना के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे जनजाति हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एक तो खैरवार जनजाति है, ठीक है, एक जो जनजाति वो कौन सा? खैरवार जनजाति है, खैरवार जनजाति है। एक मध्य प्रदेश का मैप बनाओ और उस मैप में अपन छोटे छोटे जो जनजाति हैं कहाँ कहाँ निवास करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं कि ये जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करते हैं। तो लिख लो आप खैरवार, ठीक है। कत्था बनाने वाली जो जनजाति होती है ना वो यही है,
कत्था जो बनाती है जो जनजाति, वो खैरवार जनजाति के लोग ही कत्था बनाते हैं। ग्वालियर शिवपुरी मतलब कैमूर पहाड़ी पर स्थित रहते हैं, ग्वालियर या शिवपुरी वाले क्षेत्र में रहते हैं ये खैरवार वाले लोग। एक सोर जनजाति करके है, छतरपुर टीकमगढ़ वाले एरिया में। सोर करके लिखना आप, सोर जनजाति। कौन सी जनजाति? सोर। ठीक है, सोर जनजाति छतरपुर टीकमगढ़ इस वाली एरिया में रहते हैं, ये लिख लेना आप। और एक जनजाति बंजारा, तो बंजारा का अर्थ क्या है? बंजारा जो जनजाति है, बंजारा जनजाति है, ये घुमंतु जनजाति, मतलब घूम घूम के ये लोग अपने जीवन को व्यतीत करते, एक जगह स्थित रह के ये लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और इसमें कहा जाता है कि ये श्रृंगार प्रिय होते, मतलब ये सबसे ज्यादा आभूषण पहनने वाले व्यक्ति लोग होते हैं। ठीक है, चलो आगे। एक है परधी जनजाति या पारधी जनजाति कहा जाता है, पारधी जनजाति। तो पारधी जनजाति को भी लिख लो आप, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये अकबर बादशाह की शिकारी जनजाति कहा जाता, जो अकबर रहता था, इतिहास में आप पढ़ा होगा अकबर के बारे में। अकबर जनजाति की जो शिकारी जनजाति, वो यही जनजाति है ना। और रायसेन भोपाल साइड ये जनजाति ये जनजाति के लोग रायसेन और भोपाल के साइड ये जनजाति के लोग रहते हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। एक जनजाति पनिका जनजाति, पनिका है ना, एक जनजाति कौन सा है? पनिका जनजाति। पनिका जनजाति के जो लोग होते हैं वो कहा जाता है कबीरपंथी जनजाति कहा जाता है इसे। कौन सी जनजाति? कबीरपंथी। ठीक है, कबीरपंथी जनजाति है ये। तो कबीरपंथी को आप लिखना ना भूलें, कबीरपंथी जनजाति कहा जाता है इसे। ठीक है, याद रहेगा। और अनूपपुर और शहडोल जिला में ये लोग रहते हैं। अनूपपुर शहडोल वाले जिला है, कुछ आसपास क्षेत्र में भी मिल जाते हैं ये लोग, मगर इतना सफिशिएंट है। ठीक है, और भी जनजाति, जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति मैंने आपको बता दिया है, विशेष रूप से आप इन जनजातियों को याद रखें। जब हम कल मिलेंगे तो एक जबरदस्त वीडियो के साथ मिलेंगे, एक जबरदस्त क्लास रहेगा। आज की अगर क्लास आपको समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर भी करें, क्योंकि उन छात्रों तक हमें पहुंचना है जो छात्र फीस दे के किसी भी कोचिंग में फीस दे के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उन छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चैनल के माध्यम से आपको एमपीजी की और भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और वन लाइनर फैक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो वन लाइनर फैक्ट भी आप इसी चैनल के माध्यम से देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।